नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। सोचिए, अगर आपको जिम मेंबरशिप के लिए सरकार सब्सिडी दे, फिटनेस प्रोग्राम और मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को सरकार इंसेंटिव दे। ऐसा हो सकता है क्योंकि सरकार देश पर लाइफस्टाइल डिजीज के बढ़ते बोझ को लेकर चिंतित है। डायबिटीज, हाई बीपी और मोटापा, ओबेसिटी, इस तरह की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लाइफस्टाइल डिजीज की, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की। देश के आधे लोग लाइफस्टाइल डिजीज की चपेट में आ चुके हैं और इसमें युवा भी शामिल हैं। इसलिए सरकार प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को लेकर डिटेल और लॉन्ग टर्म प्लान पर काम कर रही है। विकसित देशों में काफी पहले से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर फोकस में रहा है और अब हमारी सरकार भी इस दिशा में सोच रही है। तो आज कंज्यूमर अड्डा में हम इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन चर्चा से पहले ये समझते हैं कि प्लान क्या है और क्यों ये प्लान बनाना पड़ा। अभी इस पर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं आया है कि सरकार क्या करने जा रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और खबर ये है कि सरकार सब्सिडी और इंसेंटिव के जरिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को और स्क्रीनिंग को बड़ा पुश देने पर विचार कर रही है। इसके लिए नीति आयोग को रोड मैप बनाने के लिए कहा गया है। इस रोड मैप में लाइफस्टाइल डिजीज को मैनेज करने के लिए प्लान तैयार किया जाएगा। दूसरे शब्दों में डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी जैसी बीमारियों को रोकने का प्लान तैयार किया जाएगा। इस प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है लोगों को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर देने वाले बिजनेस को सब्सिडी देना, इंसेंटिव देना। उदाहरण के लिए जिम मेंबरशिप या दूसरे फिटनेस प्रोग्राम के सब्सक्रिप्शन पर सब्सिडी या फिजिकल और मेंटल हेल्थ सेंटर्स को इंसेंटिव, और एम्प्लॉयर्स को इस बात के लिए इंसेंटिव देना कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के बीच फिटनेस प्रोग्राम को बढ़ावा दें या फिर अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ स्क्रीनिंग लगातार रेगुलर बेसिस पर करवाएं। नीति आयोग इसके लिए दुनिया भर के देशों में चल रहे ऐसे प्रोग्राम्स की स्टडी करेगा और फिर पॉलिसी तैयार करेगा। इसमें 30 साल से ज़्यादा के लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग पर फोकस हो सकता है और इस पर इंसेंटिव्स भी आ सकते हैं। हेल्थ सर्विस में टैक्स छूट, हेल्दी आदतों को, हेल्दी हैबिट्स को बढ़ावा देना, हेल्थ स्क्रीनिंग करवाना, खाने पीने की चीज़ों को लेकर सख्त नियम इस पॉलिसी का हिस्सा हो सकते हैं। नीति आयोग इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा भी करेगा। और अब सवाल यह है कि सरकार को ये क्यों करना पड़ रहा है। असल में लाइफस्टाइल डिजीज देश की एक बड़ी समस्या बन गई है। हाल के सरकारी डेटा के मुताबिक 50% लोगों ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स रिपोर्ट की है। ये आंकड़ा 10 साल पहले 31% था, तो 10 साल में 31% से 50% पहुंच गए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे ज़्यादा हिस्सा बढ़ा है डायबिटीज़ का, हाई बीपी, हाइपरटेंशन का और कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी दिल और धमनियों से जुड़ी बीमारियों का, और इसके अलावा वजन से जुड़ी दिक्कतों का। हाल के हेल्थ सर्वे में पता लगा है कि 30 साल के बाद लाइफस्टाइल डिजीज और डिसऑर्डर तेजी से बढ़ रही है। तो यही वो वजह है जिसके चलते सरकार एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने पर विचार कर रही है और इसमें लोगों को किस तरीके से शामिल किया जाए, इसका रोड मैप नीति आयोग बनाएगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे फिटनेस एंड हेल्थ गुरु डॉक्टर मिक्की मेहता के साथ और सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास के साथ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर व्यास, पहला सवाल आपसे ही है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है आपका और आप खूब अच्छे से जानते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ क्या चीज़ होती है, किस तरीके से बढ़ रही है, फैल रही है। ये जो सरकार जो इनिशिएटिव लेने जा रही है उसका इशारा क्या है? क्या एक तो हमें इस तरीके की डिजीज़ के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए उससे बचाव के लिए, और दूसरा मुझे लगता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ भी ध्यान हमारा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिसमें हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप शामिल हैं, वे तेजी से बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में इनका आंकड़ा और तेजी से बढ़ने वाला है। सरकार की तरफ से ये पहल कि हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को रोकथाम करें, उनकी रोकथाम के लिए प्रयास करें, ये बहुत सराहनीय है। भारत में क्यों ये द्रुत गति से बढ़ रही है, ये चिंता का विषय तो है ही।
साथ में मेडिकल साइंस के लिए बड़ा सोचने का विषय भी है। शायद हमारी लाइफस्टाइल, खान-पान, जीवन शैली त्रुटिपूर्ण है। हम सही से व्यायाम, खान-पान इत्यादि पे ध्यान नहीं देते, वर्क लाइफ बैलेंस पे ध्यान नहीं देते, इसलिए हम इस तरह की बीमारियों का ग्रास बन रहे हैं। और कुछ अनुवांशिक तौर पे भी हम यंग एज पे, युवावस्था में हृदय संबंधित बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर इत्यादि का के ग्रास बनने के लिए प्रोन है। जी। डॉक्टर मेहता, आप जिस तरीके से आपने देखा है चीज़ों को और जो कुछ भी आपने किया है, ये कैसी बात है कि भारत देश में जहां हम धर्म को भी लाइफस्टाइल से जोड़कर देखते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, और हमारे पास आयुर्वेद है, एंशिएंट टाइम से हमारे पास योगा है, और वेद की बात करें या इस तरह की तमाम जो हमारे जो प्राचीन जो धरोहर है, उन सब में एक अच्छे लाइफस्टाइल की बड़ी पैरवी मिलती है। फिर हम एक ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गए जहां हमें लाइफस्टाइल डिजीज को इतना बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है? ये इसलिए हुआ है कि हम एज इंसान पिस रहे हैं। भागदौड़ इतनी बढ़ चुकी है, आमदनी को बढ़ाने के लिए हम जूझ रहे हैं, और इसी जूझने में हम तनाव से पीड़ित, हमारा शरीर, हमारी मनस्थिति और आत्मा तो जैसे कि है ही नहीं। खान पान इतना बिगड़ चुका है कि दिन में 6 कटिंग चाय नहीं हो तो आदमी का गुजारा अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। उसमें जो मानसिक जागृति है ना, शार्प होना, वो नहीं होता है। तो पहली बात तो हम हमारी देसी पद्धतियां भूल चुके हैं, हमारी सभ्यता भूल चुके हैं। जो हम पहले सुबह उठ के, हम सच में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले इंसान हैं। हम ऋषि मुनियों की परंपरा से जुड़कर उनके पोते हैं। तो अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, 9 बजे में सोते हैं, सूर्य की किरणों से ऊर्जा लेते हैं, पक्षियों की गुनगुनाहट से हमारा मानसिक तनाव विसर्जित होता है, और गहरी सांसें भरकर हम हमारे फेफड़े भरते हैं, जिससे हमारे प्राण इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि हम पूरे दिन विद एंथुजियाज्म, रुचि के साथ हम काम करें, और उसमें कोई संतुलन बिगड़ता नहीं है, क्योंकि हम शतरक्ष का भोजन खाएं, योग सरल सहज योग करें, उसमें तोड़ फोड़ करने वाली एक्सरसाइज ना हो। तो सरकार ने जो कदम भरे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और मैं तो ऐसा मानता हूं कि हम जैसे लोग हमारी संस्थाओं में 25% सरकारी लोगों को कंप्लीटली फ्री उनको अलाउ करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सेवा करते हैं, और उसके बदले में सरकार जो दे वो दे। मगर ये हमारा बनता है, जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल्स में नर्सेस, कंपाउंडर्स, डॉक्टर्स, म्युनिसिपल स्वीपर्स, ये सारी, या मुंबई पुलिस, मैं लगभग आज 25 सालों से महाराष्ट्र पुलिस के साथ जुड़ा हुआ, कोई ना कोई स्वरूप से। और ये सारी चीज हम जैसे नागरिक अगर करें, हेल्थ, वेलनेस और स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग, तो आने वाले सरकारी कर्मचारियों की जो उनका जो स्वास्थ्य होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। जी। डॉक्टर व्यास, ये बताइए, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, आम लोगों के समझने के लिए कि हमारे यहाँ 50% लोग लाइफस्टाइल डिजीज़ या जिसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कह रहे हैं उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब किस तरह की बीमारियां बता रहे हैं, या क्या इसका लाइफस्टाइल डिजीज़ या डिसऑर्डर्स की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कौन कौन सी बीमारियां इसमें हो जाती हैं? लाइफस्टाइल डिजीजेस एक व्यापक टर्म है। ये वे बीमारियां हैं जिनमें खराब लाइफस्टाइल एक मुख्य कारक होती हैं, वे बीमारियां उत्पन्न करने में या फिर उस बीमारी से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाने में। ये बीमारियां हैं मुख्य तौर पे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, मोटापा इत्यादि। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखें तो हम
इन सारी बीमारियों से बचने में और इन बीमारियों के बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। खराब लाइफस्टाइल 5 चीजों के अनियमित होने, असंतुलित होने या अनियंत्रित होने की वजह से होती है। तो हम ये 5 चीजें अगर नियमित, नियंत्रित और संतुलित कर लें, तो हम लाइफस्टाइल डिजीजों से दूर हो जाएंगे, उनसे बचाव रख पाएंगे। और ये 5 चीजें हैं: हमारा आहार, हमारा खान-पान, हमारा विहार मतलब हमारी व्यायाम, एक्सरसाइज, घूमना, हमारा व्यवहार मतलब हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फैमिली में, वर्क प्लेस पे, हमारा आचार जैसे हमारी आदतें, कई लोग धूम्रपान करते हैं, मदिरा पान करते हैं, ये जी बुरी डॉक्टर आदतें हैं, जी इनसे जी। लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो और हमारे विचार, तो ये 5 चीजें अगर हम नियमित, नियंत्रित और संतुलित रखें, तो हम लाइफस्टाइल डिजीजेस से बच सकते हैं। जी डॉक्टर मेहता, आपने एक बहुत अच्छी बात कही और एग्जाम्पल भी दिया आपने मुंबई पुलिस का कि उसके साथ आप जुड़े हुए हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो योगा या फिटनेस के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, जिनका नाम है, उन लोगों को अपनी तरफ से आपके हिसाब से सरकार के लोगों को या सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं उनको देना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बेहतर तरीके से आप समझाएं तो शायद अवेयरनेस बढ़ेगी। मैं चाहता हूं कि जिम को छोड़ के, क्योंकि जिम एक डिब्बा है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सैचुरेशन में होती है, तो वहां पर आपको सेहत की प्राप्ति नहीं होगी, ना आपका स्वास्थ्य कभी बढ़ेगा आगे। तो गवर्नमेंट को हमारे जैसे कोचेस को अपॉइंट करने चाहिए, और जितने पब्लिक पार्क्स है, जितने म्युनिसिपल वार्ड्स में, चाहे बॉम्बे हो, नासिक हो, पुणे हो, और कोई भी क्षेत्र हो पूरे इंडिया में, कोई भी स्टेट में, और वहां पर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए कि फलाना फलाना ट्रेनर फलाने फलाने वीक में, फलाने फलाने पार्क में इतने लोगों को व्यायाम करवाएगा, प्राणायाम करवाएगा, ध्यान करवाएगा। ये 3 चीज अगर हो जाए तो तन की, मन की आध्यात्मिक दुरुस्ती बहुत अच्छे से हो सकती है। और हमारे जैसे कोचेस को आगे आना चाहिए और ये ऑफर सरकार को देनी चाहिए। और मैं सरकार को कहता हूं, अगर सरकार ऐसे करे तो हम, मेरे जैसे बहुत कोचेस सामने आएंगे और ये दायित्व लेंगे कि हम भारतीय सरकारी कर्मचारियों को, जो हमारे लिए सेवा करते हैं, हमें योगदान देते हैं, हम उनको योगदान दें। जी, ये बात मैंने इसलिए पूछी क्योंकि देखिए इसमें सरकार अभी यही प्लान कर रही है। नीति आयोग इसका रोड मैप बनाएगा, नीति आयोग कंसल्ट करेगा, स्टेक होल्डर से बातचीत करेगा, फिर इसमें जो एक बनेगा रोड मैप वो सामने आएगा। लेकिन स्टेक होल्डर कंसल्टेशन का मतलब क्या है कि हम सभी लोगों का विचार वहाँ तक पहुँचे, सिर्फ उनसे नहीं जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से इसमें काम करें, बल्कि आम लोग भी सब तरीके के। तो डॉक्टर व्यास, आप क्या सलाह देना चाहेंगे अगर सरकार इस तरीके का इनिशिएटिव ले रही है तो किन चीज़ों को उसमें शामिल किया जाए जिससे कि बात बने और जो काम हम उम्मीद कर रहे हैं वो निकल के आए? मुझे लगता है सरकार के प्रयास सराहनीय तो है, बट एक पहलू पे गौर करना बहुत जरूरी है। वो ये है कि एक उम्र के बाद अचानक से स्टार्ट किए गए एक्सरसाइज प्रोग्राम से सडन कार्डियक अरेस्ट जैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां भी देखने में आती है। हम जरूर सुनते हैं कि 40-45 वर्ष की आयु के मध्यम उम्र के कुछ लोग जो अचानक पहले कभी जिम नहीं गए, पहले कोई एक्सरसाइज नहीं करी, पहले दौड़ नहीं लगाई और अचानक जाके मैराथन दौड़ते हैं और वे सडन कार्डियक अरेस्ट जैसी दुर्भाग्यपूर्ण बीमारियों का ग्रास बनते हैं। उस पर्सपेक्टिव पे भी मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहूंगा कि जिस समय वो एक्सरसाइज प्रोग्राम्स या जिन जगहों पे वो एक्सरसाइज प्रोग्राम्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, भले वो जिम हो, मेहता जी ने बताया भले वो पार्क्स हो, वहां पे सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की ट्रेनिंग संबंध में भी बात की जाए। ये बताया जाए कि हम अगर किसी व्यक्ति को अचानक व्यायाम करते हुए या मैराथन दौड़ते हुए कोई अचानक मूर्छित हो जाए और सडन कार्डियक अरेस्ट जैसी स्थिति का डाउट हो, तो कैसे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करके
उस तरह के व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है। और दूसरी चीज पे मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहूंगा, लाना चाहूंगा, वो ये है कि आजकल जो यंग जनरेशन है, जिसे हम जेन ज़ी या जेन अल्फा बोलते हैं, वे त्वरित रिजल्ट में विश्वास करती है। उनके अनुसार स्प्राउट, सोयाबीन, एग व्हाइट खाने के बजाय वे तुरंत प्रोटीन पाउडर या क्रिएटिनिन या एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जैसे केमिकल्स को सेवन करके अच्छी सेहत पाना चाहते हैं। मैं सरकार का ध्यान लाऊंगा इस बात पे भी कि इन एस्पेक्ट्स पे भी कुछ रेगुलेशन हो, इनकी जो प्रोडक्शन है, इनकी क्वालिटी है, इस पे भी सरकार का ध्यान जाए, क्योंकि आजकल जिम में या फिर कहीं भी जहाँ पे एक्सरसाइज प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पे इस तरह के केमिकल सेवन या हेल्थ सप्लीमेंट के नाम पे एक बड़ा एस्पेक्ट और बड़ा तरह का स्कैम नहीं कहूंगा मैं, बट कुछ बड़ा ये चलता है कि भाई ये प्रोटीन खा लो तो आपकी बॉडी जल्दी बन जाएगी, आपका वेट लॉस जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह के भी भ्रमित जानकारी और इंफॉर्मेशन से आम जनता सचेत हो, ये दूसरा पहलू है जो मैं जिस पे सरकार का ध्यान खींचना चाहूंगा। जी, तो इस तरीके से बातें निकल कर सामने आएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत छोटी सी खबर है, अभी खबर है भी नहीं, चर्चा है, बिल्कुल सरकारी सूत्रों के ज़रिए ये बात पता लगी है कि सरकार इस पर सोच रही है। यही अपने आप में एक ठंडी हवा के जैसे लगती है, क्योंकि जो पूरा माहौल है हमारे यहाँ हेल्थ केयर का या फिटनेस का, वो ज़्यादातर हम देखते हैं कि कमर्शियली ओरिएंटेड है। डॉक्टर मेहता, यहाँ भी जब हम बात करते हैं 30 प्लस में, बताते हैं कि 30 साल के बाद लाइफस्टाइल डिजीज़ जो है वो सेट इन करना शुरू हो जाती है। ध्यान उन्हीं लोगों पे है, स्क्रीनिंग पे फोकस है। जाहिर सी बात है, सरकार या जो भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि क्योर किया जाए, क्यूरेटिव हो। लेकिन अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात करते हैं, बच्चों का जो लाइफस्टाइल हम देख रहे हैं आज के समय में, वो कैसी है और वहाँ किस तरीके का ध्यान देने की या इंटरवीन करने की ज़रूरत है, डॉक्टर मेहता? देखिए, आजकल के बच्चे घर में एसी, स्कूल में एसी, बाहर मैदान में खेल कूद बहुत कम, कंप्यूटर क्लास, मैथ क्लास, स्टैट क्लास, साइंस क्लास, ये सारे क्लासेस से बच्चे मुक्ति नहीं है। दूसरी बात यह है कि आजकल के बच्चों की जो निद्र है वो 6 घंटे से ज्यादा नहीं है, तो वो निद्र ना होने के कारण बच्चे हमारे मुरझा जाते हैं। तीसरी बात, हमारे बच्चे कब्ज से पीड़ित हैं, क्योंकि सारे रिफाइंड और प्रोसेस फूड्स ही खाते हैं, और नींद ना अच्छी मिलने के कारण और सुबह उठ के भागने के कारण उनका पेट साफ नहीं होता है, तो उनमें ऊर्जा और प्राण बहुत कम होते हैं। और पांचवी बात कि उनको भी योग की एक्सपोजर बिल्कुल कम है, ध्यान साधना की एक्सपोजर कम है। ये सारी चीजें अगर हमारे बच्चे में हो तो हमारे बच्चे पीड़ा से मुक्त हो जाए। 60% ऑफ द चिल्ड्रन, उनकी छाती ऐसे सिकोड़ी हुई है, और सिकोड़ी हुई छाती में उनकी VO2 कैपेसिटी 2 से ज्यादा नहीं है। तो कैन यू इमेजिन, 75-100 साल के पहले 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे घोड़े जैसे होते थे, आजकल के 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे बछड़े जैसे। तो उनके ग्रोथ हार्मोन्स, उनकी जो बढ़ावत है, उनकी जो मेंटल, फिजिकल, इमोशनल डेवलपमेंट है बहुत कम है, सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ज्यादा हो गई है, उसी के कारण वो पीड़ित है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का जो प्रभाव है, उसका जो भार है, वो सिर पे इतना हावी पड़ता है कि उसके कारण से उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। जी, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। आपका शरीर और आपका जो मन है, आप कहें बुद्धि है या आप कहें आत्मा, कॉन्शियसनेस है, जो कुछ भी है, तो वो दोनों के बीच में भी एक तालमेल की गड़बड़ी हम देख रहे हैं, उसका भी असर पड़ता है। एक का बोझ दूसरे को उठाना पड़ता है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम फोकस करेंगे और हमारे जो दोनों मेहमान हैं उनके जो टिपिकल डोमेन एरिया है उसमें वो क्या चाहते हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे ताकि वो बात सरकार तक पहुंच पाए, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं सरकार के एक इरादे की जो अभी पूरी तरह से खुल के सामने भी नहीं आया है, लेकिन अगर ये इरादा सरकार के यहाँ पल रहा है तो एक बड़ी बात है, देश के लिए अच्छी बात है। इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और बात क्या है? बात ये है कि लाइफस्टाइल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होते हैं या जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए, और अगर है वो समाज में तो उसको स्क्रीन करने के लिए सरकार एक व्यापक रोड मैप बनाने जा रही है और सभी लोगों से इस पर राय मशवरा किया जाएगा। तो हमारे साथ जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनसे जानते हैं कि उनके सजेशंस क्या हो सकते हैं। डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास, ये बताइए कि अभी जो बर्डन हम उठा रहे हैं डिजीज़ का लगभग हर परिवार में, वहाँ हम देखते हैं कि एक बड़ा बोझ आता है आपके डिपार्टमेंट पे, और उसकी वजहें क्या है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिहाज से, वहाँ पे आप क्या सजेशन देना चाहेंगे पिन पॉइंटेड, खास करके उन लोगों के लिए बहुत काम की हो सकती है जिनके फैमिली में इस तरीके का हिस्ट्री रही है? ये जो बीमारी है लाइफस्टाइल डिजीजेस, ये दो एस्पेक्ट पे परिवार के सभी सदस्यों को अफेक्ट करती है। एक तो जो लाइफस्टाइल है वो पूरे परिवार की लाइफस्टाइल बन जाती है। अगर घर के पेरेंट्स लेट उठते हैं तो बच्चे भी लेट उठेंगे। अगर घर के पेरेंट्स हफ्ते में एक दिन पार्टी करते हैं तो बच्चे भी पार्टी में इन्वॉल्व होंगे। अगर पेरेंट्स अनहेल्दी खा रहे हैं तो बच्चे भी अनहेल्दी खाएंगे। तो एक तो एस्पेक्ट हो जाता है कि लाइफस्टाइल जैसी परिवार में है वैसी रहती है। दूसरा, ये बीमारियां अनुवांशिक तौर पे भी लोगों को अफेक्ट करती हैं। ये दो एस्पेक्ट हैं। तो इन्हीं दो एस्पेक्ट पे काम करेंगे तो परिवार में और पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारियों की रिस्क कम होगी। तो लाइफस्टाइल, अच्छी लाइफस्टाइल की शुरुआत घर के सबसे बड़े व्यक्ति से चालू होनी चाहिए। हम अपने बच्चों से जो आने वाले समय में इस तरह की बीमारियों का ग्रास बन सकते हैं, ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हम जो उन्हें बोलें वो करें। हम जो करेंगे वे हमारे बच्चे करेंगे, तो वे फॉलो करके, अनुसरण करके सीखते हैं। तो हम अगर अच्छी लाइफस्टाइल रखेंगे तो हमारे बच्चे अच्छी लाइफस्टाइल रखेंगे। हम हेल्दी डाइट, फ्रूट्स, सैलेड्स, धूम्रपान, अल्कोहल, मदिरापान से दूर रहेंगे तो हमारे बच्चे वैसे रहेंगे और परिवार में धीरे धीरे इस तरह की बीमारियां खत्म होगी। एक सशक्त और स्वस्थ परिवार के लिए हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों ही सेहत के फ्रंट पे ध्यान देना चाहिए और इसी तरह हम इस तरह की बीमारियों को धीमे धीमे कम कर पाएंगे। प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट और रीयूज्ड फैट, ये सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा हृदय संबंधित बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के कारण होते हैं। इनसे हमें बचना चाहिए। नित्य और नियमित रूप से थोड़ा मॉडरेट व्यायाम रोज करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम रोज जाके जिम में ढेरों वजन उठाएं या फिर रोज के रोज मैराथन दौड़ें। अत्यधिक व्यायाम शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो मॉडरेट व्यायाम करें, बट नित्य करें, डेली करें। उसमें छुट्टियां नहीं करें। उसमें ऐसा ना करें कि 1-2 हफ्ते, 1-2 महीने हमने बिल्कुल व्यायाम नहीं करा और अचानक एक दिन व्यायाम की तरफ दौड़ पड़े। हमें इस तरह की संगति में रहें जो अच्छी सेहत या अच्छी लाइफस्टाइल पे बात करें। जी वे लोग जी। तो डॉक्टर मेहता, आपसे मेरा सीधा सवाल ये है कि जो आप कर रहे हैं या और भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो पारंपरिक तरीके हैं शरीर को स्वस्थ, शरीर, दिमाग, आत्मा सबको अच्छा रखने की, तो उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, इसको एक मास मूवमेंट कैसे बनाया जा सकता है? बहुत अफसोस की बात है कि भारत देश में उदाहरण के लिए योग की वो स्थिति नहीं है या उतना ज़्यादा हम योग का प्रयोग नहीं करते जितना कि बाहर के देशों में लोग कर रहे हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने करीबन 4-5 साल पहले फिट इंडिया मूवमेंट का ऐलान किया था और वो मूवमेंट बहुत अच्छी चली थी और मेरे जैसे कुछ हजारों फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर्स हैं। ये एम्बेसडर्स की तादाद और बढ़ानी चाहिए और एक ऑर्गेनाइज्ड रूप से हमें पूरे भारतवर्ष में हमें गवर्नमेंट कर्मचारियों को मैप करके फिर उनको शॉर्टलिस्ट करके, फिल्टर करके कि जो पीड़ित लोग हैं, जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, ये 3 ग्रुप सबसे ज्यादा है
और मोटापा, ये 4 ग्रुप्स में उनको फिल्टर करके हमारे जैसे लोगों को ऑनलाइन शिक्षा उनको देने के लिए या ऑफलाइन हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए या आदेश मिलना चाहिए। और ऐसा अगर माहौल रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीड़ा मुक्त हो सकता है और हमारा भारत स्वस्थ भारत, मस्त भारत, विश्व गुरु भारत बन सकता है। जी, तो भारत को उस जगह पे पहुंचाने के लिए जहां पर हम अपने डिजीज़ बर्डन को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि हम फार्मा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं। हमारे यहाँ इलाज आज भी दुनिया के विकसित देशों की तुलना में सस्ता है, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में हम बहुत पीछे हैं, जबकि हमारे पास इसके लिए बहुत अर्लियर टाइम से साइंस भी मौजूद है। तो कैसे हम इसको कर सकते हैं? सरकार इसमें एक कदम बढ़ा रही है, बाकी तमाम लोगों को इसमें साथ देना पड़ेगा और अपने अपने घर में इस अभियान को हाथ में लेना पड़ेगा। और ये हमारे सबसे ज़्यादा बेनिफिट के लिए, बेनिफिट की बात नहीं है सबसे, क्योंकि हेल्थ से बड़ा कोई वेल्थ होता नहीं है। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपने अनमोल विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।